यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का टॉपिक जो गोइंग ऑन था दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें हम लोगों ने कल वर्डिक्ट पढ़नी अपने आप में स्टार्ट करी, इसकी लैंग्वेज पढ़नी अपने आप में स्टार्ट करी। और मैंने कल जाते हुए भी आपको बताया था, अभी के लिए तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सा लर्न करना है कौन सा नहीं करना है। ये 2-3 लेक्चर के बाद आपको ऑटोमेटिकली फिल्टरिंग स्टार्ट हो जाएगी, पता लगना शुरू हो जाएगा कि दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू और दिस इज द रेपिटेशन, कि इस पे कितना फोकस करना है, क्योंकि मेरे लिए तो हर वर्ड इंपॉर्टेंट है जो बुक में लिखा हो। बाकी ओवर द टाइम जैसे आप पहली स्क्रीनिंग करोगे दूसरी स्क्रीनिंग करोगे, जितनी बार इसको पढ़ोगे ना, तुम्हारा एक ऑटोमेटिक फिल्टर अप्लाई होता रहेगा, हमें कंटेंट पता लगता रहेगा कि इसमें से ये चीज काम की। सर टाइम वेस्ट ना करते हुए कल हम लोगों ने जो बात अपने आप में करी थी दैट इज रिगार्डिंग द फर्स्ट फीचर, और एक वर्ड क्या कहा गया था, मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर जो अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आपको देखने को मिलता है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। एंड आई थिंक सो मेरे जो अगले फीचर हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर सेपरेट लीगल एंटिटी, और सेपरेट लीगल एंटिटी आपको क्या कहती है, कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग। एंड ये सेपरेट लीगल एंटिटी कब बनती है, ऑन इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं होगी, कौन मेंबर कौन कंपनी। मतलब इन्होंने एक वर्ड यूज करा कि जैसे ही कंपनी आप लोग क्या करते हैं, बाय लीगली प्रोसीजर फॉलो करते हुए इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंपनी के इनकॉर्पोरेट होते ही कंपनी अलग पर्सन है, हाँ आर्टिफिशियल पर्सन, और उसके मेंबर्स अलग अलग, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। और कल एक बार बार बात चल रही थी, सर अगर कंपनी ने लोगों का वट एवर बी द अमाउंट, वट एवर बी द लाइबिलिटी, दैट विल बी द लाइबिलिटी ऑफ कंपनी ओनली, नॉट ऑफ इट्स मेंबर से कोई लेना देना। मेंबर को जस्ट एक बात पता है कि मेरे पास इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं, मैंने इतने शेयर सब्सक्राइब करे, सो मेरी लाइबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट शेयर्स बनती है। वो चाहे ये एक बार में ले ले, वो ये चाहे नंबर ऑफ टाइम इंस्टॉलमेंट्स बनाकर ले लें, इनकी इच्छा। बट मैं मैक्सिमम कंपनी को वही अमाउंट दूंगा जितने की मैंने सब्सक्रिप्शन करी या जितने की मैंने गारंटी प्रोवाइड करी। मैंने कल अपने वर्ड्स में यूज किया था, लिमिटेड लायबिलिटी दो तरह की होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। अब ये गारंटी वर्ड कैसे आया, कल अपन ने बात करी थी, क्या कंपनी सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, नॉन प्रॉफिट भी होती है। और एक बताया गया था कौन सी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। मतलब अगर कंपनी में आप लोगों ने कोई नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी भी करनी है, इज इट पॉसिबल, यस, बट हाँ नॉर्मल कंपनी नहीं, सेक्शन 8 कंपनी में आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। चलो एक बात तो क्लियर। अब एक बात बताओ, जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं जिनका मोटिव पैसा कमाना नहीं, क्या उनको कैपिटल की नीड होगी, क्यों, क्या किस पर्पस के लिए चाहिए कैपिटल आपको, काम करने, काम क्या करना तुमने, समाज सेवा के लिए तो डोनेशन बथेरी पड़ी है, डोनेशन पड़ी है, ग्रांट्स पड़ी हैं, अदर इनकम्स पड़ी हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं विद द प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस और विद द नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, सर प्रॉफिट ओरिएंटेड वाले में तो बिजनेसमैन को सबसे पहले दिन क्या चाहिए, और नॉन प्रॉफिट वाले में हौसला चाहिए जी, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। ग्रुप ऑफ पर्सन एसोसिएटेड हम इकट्ठे हैं, हम एक समाज सेवा के लिए, एक सोशल वेलफेयर के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए, कोई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, तुम्हारा कोई भी मोटिव हो सकता है, कोई भी समाज सेवा हो सकती है। समाज सेवा के लिए कैपिटल थोड़ी चाहिए होती है, क्या चाहिए होता है, कंट्रीब्यूशन। एंड वो कंट्रीब्यूशन तो डोनेशंस के जरिए जगह 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 मैं इकट्ठा कर सकता हूं, देन व्हाई डू आई नीड कैपिटल। कैपिटल की नीड कहां पड़ती है, जहां पे आपने क्या करनी होती है, कोई बिजनेस एक्टिविटी करनी होती है। सर मैं तो पहले कह रहा हूं कि मैंने कोई बिजनेस नहीं करना, क्योंकि बिजनेस का मोटिव क्या होता है, मेरा तो मोटिव है ही नहीं, मेरा तो मोटिव है ही नहीं। सो इन विच काइंड ऑफ कंपनीज कैपिटल इज नीडेड, द प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज। नॉन प्रॉफिट में तुम्हें कैपिटल की होने को हो सकती है, हो सकती है, बट होती नहीं। चाहिए क्यों, अब 20 लोग इकट्ठा हो गए,
सारे पर्सन ने मिलकर हजार हजार रुपए क्या करा, दान करा, डोनेट, हो गया फंड इकट्ठा। कंपनी के लिए कोई प्लेस नहीं चाहिए पर्टिकुलर? उसके लिए क्या चाहिए, कोई भी ले, सारे मोस्टली फ्री में देते हैं। समाज सेवा के लिए पर्टिकुलरली ले, मेरे पास में स्पेस पड़ी है, तुमने यूज करनी है करवा लो। क्यों, हमें पता है इसका मोटिव ही क्या है, नॉन प्रॉफिट। सो हमें कैपिटल की नीड नहीं होती। मेन नीड, या मैं कह दूं जहां पे होती होती है, वो कौन सी कंपनीज हैं, प्रॉफिट। वहां तो उल्टा बिजनेसमैन पहले कैपिटल लगाएगा, स्टॉक प्रोड्यूस करेगा, फिर उसको जाके बेचेगा, कंपनी स्टैब्लिश भी करेगा, इनकम कमाएगा, देन लेट इट गोइंग। बट नॉन प्रॉफिट के अंदर ऐसा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। नॉन प्रॉफिट में तो डोनेशंस पड़ी तो हैं, ग्रांट्स, सरकार से मदद मिल गई। मानना तुम्हारी बात सही, तुमने कैपिटल वर्ड को कहां ले लिया, सर पैसा तो चाहिए। क्या पैसा सिर्फ कैपिटल के जरिए होगा? क्या एनपीओ वालों को शेयर इशू करने पड़ते हैं? सर मतलब ही नहीं। आपको समाज सेवा करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। फिर पैसे का मतलब कल्ला कैपिटल थोड़ी है। डोनेशंस हैं, ग्रांट्स हैं, एड्स हैं, कुछ ना कुछ मिलती रहेंगी। दैट इज द थिंग। सो पॉइंट वहां पे जो वर्ड आता है, फिर कहते जी कल को अगर मान लो, चलो तुमने कहा हमारा लिमिटेड बाय शेयर तो होगा ही नहीं, कारण हमारे यहां तो कैपिटल होती ही नहीं, तो लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं होगा, तो फिर वहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड बाय। तो हम क्या करते हैं, हम सारे लोग आपस में कनेक्टेड हुए, हम लोगों ने एक ऐसी एसोसिएशन बनाई, नाम रख दिया एसडी फाउंडेशन। और अक्सर सेक्शन 8 वाली जो कंपनीज होती हैं, उनके नाम के साथ वर्ड लिमिटेड नहीं लगता। होती लिमिटेड है, होती लिमिटेड है। कैपिटल भी, सॉरी, लाइबिलिटी मेंबर्स की क्या होती है, लिमिटेड। बट इनके नाम थोड़े अलग से होते हैं, जैसे एनजीओ के नाम नहीं पड़ते, फाउंडेशन, चैम्बर्स, एसोसिएशन, इनके वर्ड ही कुछ ऐसे चलते हैं कि जिनका लिंक दूर से पता लग जाए कोई ये नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी कर रहे होंगे। दैट इज कोई वेलफेयर एसोसिएशन, कोई वेलफेयर फाउंडेशन, कुछ इस तरह के नाम से रखते हैं ये अलग से ही। इनके केस में क्या होता है, जितने भी मेंबर हमारी कंपनी में मेंबरशिप ऑब्टेन करेंगे, देखो जी कैपिटल तो सब्सक्राइब करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें कैपिटल की नीड ही नहीं है। देन अगर कल को लेट इट बी कंपनी किसी बड़े झमेले में फंस गई, कोई लायबिलिटी कंपनी के ऊपर आ गई, देन मेंबर्स उस केस में क्या उठाते हैं, गारंटी। किस बात की गारंटी, कि जी अगर इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, अगर कभी बुरे हालातों में जब गोइंग कंसर्न पे डाउट आ गया कि कंपनी हमारी बंद होने जा रही है, एनपीओ वाली, अगर कंपनी को पैसों की नीड हुई, मैं 10,000 की गारंटी ले रहा हूं। मैं 10,000 की गारंटी, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000, को कितने की, सारे मेंबर्स ने क्या दे दी, गारंटी। नहीं, गारंटी देने का मतलब कि वो पैसे देंगे ही देंगे। सर मैंने कंडीशन कही थी, मैंने क्या कहा था कि मैं पैसा कब दूंगा, अगर कंपनी के बहुत ही माड़े दिन आ गए, कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई, गोइंग कंसर्न पे डाउट आ गया, देन हम गारंटी उठाते हैं। हम मेंबर्स, जिसने जितनी 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 गारंटी दी होगी, उतना उतना पैसा हम कंपनी में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। बट नॉट नॉर्मली, इफ द कंपनी इज गोइंग कंसर्न, कंपनी अच्छा काम कर रही है, बढ़िया रूटीन अपना काम कर रही है, डोनेशंस पैसा गिर रहा है हमारे पास, जगह जगह से लोग, क्योंकि कोई ना कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी कर रहा होएगा। कोई आया, कोई मान लो 5,000 दे गया, कोई 11,000 दे गया, कभी सरकार से मदद मिल गई, हमें फंड्स की नीड ही नहीं है। हमें कोई जरूरत ही नहीं है कि मेंबर से पैसा मांगे। तो वहां पे मेंबर से पैसा नहीं लिया जाता, मेंबर से क्या ली जाती है, गारंटी, कि चलो कम से कम गारंटी डाल दो कि अगर कभी नीड पड़ी तो आप दोगे। दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड बाय गारंटी। सो दो वर्ड चलते हैं। सर लायबिलिटी जो लिमिटेड कहते हो, लिमिटेड लायबिलिटी होती है दो वे से, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, और लिमिटेड बाय बोथ, शेयर्स भी, गारंटी भी। वो तो डिपेंड करता है कि तुमने कैसा सीन बनाया। अब बीइंग अ मेंबर ऑफ कंपनी, मैंने कंपनी के 5,000 शेयर भी ले रखे हैं और 20,000 की गारंटी भी ले रखी है, हाँ फिर दोनों चलेंगी। पर कम से कम एक वर्ड समझ रहे हो, अनलिमिटेड नहीं है। दोनों केस में चाहे शेयर था चाहे गारंटी था, एक वर्ड था, लिमिटेड तो था। वो तो नहीं तेरी पार्टनरशिप की तरह कि अपना घर बार बेच के सारा कुछ ले आओ, फर्म की लायबिलिटीज को पे ऑफ करो, कम से कम ऐसा कुछ नहीं था। दैट इज द थिंग। सो ये वर्ड कहीं अपने पास आया,
तो यहां पे कल आप लोगों ने एक वर्ड कहा था जी, जितनी भी एसेट्स होंगी उन एसेट्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ किसका मालकियाना हक होगा? कंपनी। चाहे बेशक तुम्हारे ही पैसों से मैंने क्या खरीदी थी, एसेट्स। अगर मैं कह दूं कंपनी की एसेट्स में कंट्रीब्यूटर कौन है? शेयर होल्डर्स, तुम लोगों का पैसा। बट सर एक एक चीज बताओ, देखो सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, आपने कहा था कि कंपनी जिस दिन बन जाती है कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स। मैंने तेरे से पैसा पकड़ा, कैपिटल पकड़ी, मैंने उसको कहां दिखाया? लायबिलिटी साइड आपका यहां पड़ा होता है, इक्विटी शेयर। मान लो कितने के शेयर थे जी, 1 लाख रुपए। मैंने तेरे से लायबिलिटी पकड़ी, मैंने तेरे से पैसा पकड़ा, मैंने अपनी लायबिलिटी बना ली कि मैंने तेरा 1 लाख रुपए देना है। तुझे इस बात से मतलब क्या कि मैं 1 लाख रुपए का क्या करूंगा? तुझे इस बात से क्या मतलब? और या फिर चलो, इस बात से मतलब है कि तुम उस 1 लाख का क्या करोगे? क्यों? मैंने मेमोरेंडम के अंदर, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर सब कुछ क्या करा होगा, लिखा होगा कि कंपनी किस पर्पस के लिए आप लोगों से पैसा मंगवा रही है। डन। चलो, मैंने पैसा खर्च भी करा, मैंने इन्हीं इन्हीं कैपिटल को यूज करते हुए क्या जनरेट करी कंपनी में। बट द पॉइंट इज, जो भी ये लाख रुपए की एसेट जनरेट हुई होगी, क्या ये शेयर होल्डर्स की है? जबकि जबकि पैसा तो किसका लगा हुआ है? तो क्या शेयर होल्डर्स का हक बनता है? हालांकि पार्टनरशिप में ऐसा होता था। पार्टनरशिप में क्या होता था? पार्टनरशिप में फर्म एंड इट्स पार्टनर्स आर द, क्योंकि देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, हमारे बीच में कभी फर्क ही नहीं था, सेम था। बट सर व्हाट अबाउट कंपनी? कहते ना जी ना, ये बैलेंस शीट किसकी बन रही है? एक्स लिमिटेड कंपनी की बन रही है। और अगर कंपनी ने उस पैसों को यूज करते हुए एसेट जनरेट करी है, तो इन एसेट्स पे मालकियत हक भी किसका है? सिर्फ, ना कि उसके शेयर होल्डर्स का। चाहे शेयर होल्डर जो मर्जी कहते रहे, देखो हमारे पैसों से कंपनी ने ये खरीदा, फलाना खरीदा, हाँ पर खरीदा होगा। किस बात की धौंस है भाई? किस बात का ये कहना कि सर आपने हमारे पैसों से, फिर ना देते। वो तो कॉमन सेंस है कि अगर आप पैसा दोगे तभी। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी तो इमोर्टल है, इनटेंजिबल है, इनविजिबल है। कंपनी अगर यहां तक पहुंची, किसकी वजह से पहुंची? आपकी वजह से। बट इसका मतलब ये थोड़ी है यहां पे आके तुम यार मालकियत हक जताओगे। फिर आज एक क्या, जितने बैठे हैं सारे जताएंगे। मैं कहना, अलग अलग हैंड्स, अलग अलग हैंड्स में होगा, ऑनरशिप आपकी नहीं है। हमने आपसे बेशक लायबिलिटी पकड़ी, फिर लायबिलिटी सेट पड़ी तो है। हम कह रहे हैं आपको आपका पैसा वापस करेंगे, हम कब मुकरे? बट अगर हमने उन पैसों से आगे क्या खरीदी है? एसेट्स। इसको वर्ड बोलते हैं, इन एसेट्स में, इन एसेट्स में मेंबर का क्या वर्ड? इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा। इस एसेट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट सिर्फ किसका होगा? कंपनी। इसकी मालकियत हक किसका होगा? सिर्फ कंपनी। नहीं, बात तो सही है, एक तरफ तुम सेपरेट लीगल एंटिटी कह रहे हो और एक तरफ तेरे ही शेयर होल्डर आके धौंस मारे हैं कि ये मेरी चीज है। तेरी चीज कहां से होगी सर? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या था? कंपनी कैन हैव इट्स ओन एसेट, कंपनी अपने नाम पे एसेट ले सकती है। कभी पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं सुना होगा? पार्टनरशिप फर्म में चलता है थ्रू इट्स पार्टनर्स, थ्रू इट्स, यहां नहीं। ले अगर आज की डेट में तुम कोई प्लॉट परचेज करो कंपनी के नाम पे, हो जाएगा, और कंपनी के नाम पे ही होगा। हाँ वो बात अलग है कि साइन कंपनी तो कर नहीं सकती, कंपनी एक्ट करती है, कल एक बड़ा था, कंपनी एक्ट करती है थ्रू इट्स ह्यूमन एजेंसी, जो वर्ड था ह्यूमन एजेंसी, दैट आर कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा एक बात बताओ, थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, क्या डायरेक्टर मालिक बन गया? डायरेक्टर तो जस्ट कंपनी के बिहाफ पे क्या कर रहा है? मालिक तो उसका कौन होगा? हाँ, मालिक तो उसका कौन होगा? कंपनी। शेयर होल्डर का कोई मतलब नहीं है। ओए वो तो कॉमन सेंस है, रजिस्ट्री करवाने जाओगे कंपनी साइन करेगी, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। शेयर होल्डर तो बच्चे बाहर हैं, पैसा देके बाहर हो जाओ, तुम्हारा कोई रोल नहीं है। एक चीज समझ लेना, कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट होती है, देयर इज क्लियर सेपरेशन बिटवीन टू थिंग्स, ओनरशिप इन डिफरेंट हैंड्स, मैनेजमेंट इन डिफरेंट हैंड्स। मैनेजमेंट करने वाले, कंपनी की 24/7 काम करने वाले कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ। ओनरशिप किसके पास होती है?
ये तो बेचारे आते भी नहीं। ऑनरशिप वाले जो होते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, इनको थोड़ी बुलाते हैं अपन। इनको साल में एक दिन बुलाते हैं बस, एजीएम, कॉल्ड एज एनुअल जर्नल मीटिंग। पूरा साल कंपनी के अफेयर्स कौन कंट्रोल करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी ने कोई परचेजिंग करनी है, सेल करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, जो कुछ भी करना है। बिकॉज पता क्या पॉइंट है, अब कंपनी में इतने सारे मालिक बन गए। सोचो, शेयर होल्डर तो मान लो 10 रुपए वाला भी है, 100 वाला भी है, 1000 वाला भी है, 10,000 वाला भी है सारे मालिक। और जहां इतने लोग सियाने इकट्ठे हो जाएं, वहां दाल नहीं बनेगी, खिचड़ी बनेगी। सीधी सी बात है। अगला कहेगा जी मैं भी तो मालिक हूं, मन करे कुर्सी के पीछे लड़ी है, मैं बैठूंगा, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका मालिक हूं, पड़ गई लड़ाई। इनके केस में अपन डे वन से, भाई आप ओनर हो, आप बाहर, आपका कोई काम नहीं है। आप हमें बताओ, हम एक अलग प्रोफेशनल्स हैं जो इस कंपनी की वर्किंग क्या करेंगे, मैनेज। एंड वी पीपल आर कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या हम अपने आप से आगे, अपने आप ही अपॉइंट हो गए? हमें अपॉइंट किसने करा? शेयर होल्डर्स। आप रखोगे, हम तो सैलरी बेस्ड काम करेंगे, डायरेक्टर्स हैं, सैलरी बेस्ड काम करेंगे, रेमुनरेशन बेस्ड काम करेंगे। बट सर जहां इतने लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, अब मान लो आपकी कंपनी के 1000 शेयर होल्डर्स हैं, डू यू थिंक वो कंपनी काम कर पाएगी? यहां तो से आप पे पार्टनरशिप में पड़ गए थे, किस बात को लेकर? 5 पार्टनर है, पांचों अपनी चला रहे हैं। एक आ रहा है सुबह कह के जा रहा है ये काम करना है, दूसरा आ रहा है उसने कहा नहीं करना, फिर पंगा। जहां सोल प्रोप्राइटर ना, इसीलिए बंदा खुश है। क्यों लोग इंटरेस्टेड होते हैं मैं तो सोल प्रोप्राइटरी काम करूंगा? कारण, मैंने कौन सा किसी से पूछना है, अपने मन की करूंगा। पार्टनरशिपें निभानी सौखा काम थोड़ी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें क्या आती है, दो अलग अलग सोच वाले पर्सन एक वेंचर शुरू कर रहे हैं। अगर मैं कह दूं पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन की प्रोविजन क्यों बनाएगी, अगर ये चलनी ही होती, अगर ये सही ही चलनी होती, तो डिसोल्यूशन वर्ड क्यों लेकर आए? क्योंकि उनको पता है दो अलग अलग तरह के, क्या पता नहीं कितने तरह के लोग अलग अलग तुम बैठे हो, क्या पता किस बात पे लड़ पड़ो। और ऊपर से मनी मैटर्स, कहीं ना कहीं प्रॉफिट को लेकर माड़ी नुक्ताचीनी हुई नहीं, तुम तो लड़ पड़ोगे आपस में, कुर्सियां फेंक फेंक में मारोगे, ये तो पंगा पड़ जाएगा। हम नहीं चाहते कंपनी का ये हाल हो। और तुम एक फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑप्ट करने जा रहे हो, कृपा करके ओनर्स प्लीज बाहर। आपको सब मिलेगा, सब बताएंगे, सारी डिसीजन मेकिंग भी आपके पास होगी। और बोलो, हमारे को पावर देने वाले भी बंदे कौन है? शेयर होल्डर। बट सर प्लीज आप बीच में रोज एंटर नहीं करोगे, देखो अगर रोज इंटरफेरेंस करेंगे ना, फिर कंपनी चलने वाली नहीं। सो इसीलिए कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी के मेंबर्स कॉल्ड एज ओनर्स, शेयर होल्डर्स, इनको अलग कर दो। इनका रोज आना जाना यहां पे ठीक नहीं। नहीं तो आज कोई आएगा, परसों कोई आएगा, रोज आके कोई ना कोई बैठा रहेगा, हम तो उसको हिसाब किताब देते रहेंगे। होता ना, नए नए मालिक बने ऊपर आके कुर्सी पे बैठने का मजा ही लगे, कि घूम के देखे चलती है कि नहीं। ये काम नहीं है सर, आपका तो बोर्ड ऑफ, हमने क्या करा, प्रोफेशनल्स हायर कर लिए, दे आर कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ एंड दे आर इलेक्टेड बाय शेयरहोल्डर्स। तुम ही रखोगे हमें, आपके कहने भी हम आएंगे, और हम अपने पूरे साल का चिट्ठा आपको पेश किया करेंगे। बट वो दिन एक दिन होगा, एंड दैट डे इज कॉल्ड एज एजीएम, कॉल्ड एज एनुअल, एनुअल सालाना होएगी, पक्की है, क्लियर। जर्नल मीटिंग, अब वर्ड सुनो, एक मीटिंग इनकी भी होती होंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे आर कॉल्ड एज बोर्ड मीटिंग, दे आर कॉल्ड एज बोर्ड मीटिंग। और एक मीटिंग किनकी होती है? शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स की मीटिंग को वर्ड क्या बोलते हैं? जर्नल मीटिंग, वर्ड इज जर्नल मीटिंग। और जो हर साल होनी ही होनी है, दैट इज कॉल्ड एज एनुअल जर्नल मीटिंग। ये सिनारियो चलता है वहां पे। अब कहीं वर्ड आपको नेक्स्ट आगे पढ़ने को मिल जाए बीएम, बीएम स्टैंड्स फॉर बोर्ड मीटिंग। अब आपको जी बोर्ड मीटिंग में मेंबर आए थे, है मूर्ख। और बोर्ड मीटिंग में आएगा कौन? डायरेक्टर ही आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही आएंगे। हाँ बट अगर वर्ड कहो जर्नल मीटिंग हुई थी, कॉमन सेंस की वहां पे मेंबर्स आए थे, दैट इज। तो ये क्लियर डिस्टिंक्शन वहां पे आपकी होनी चाहिए, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन वर्ड यहां पे जो अपना बनता है, जो अपन कल बात कर रहे थे कि सर
बेशक कंपनी में कैपिटल किसने लगाई हुई है, आपके ही शेयर होल्डर्स ने लगाई हुई है, बट उनका उस एसेट के ऊपर कोई मालिकियत हक। अब ये चीज कहां से निकल कर आई? केस हुआ जी, लीडिंग केस मैक्योरा वर्सेस नर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 1925 का केस है। इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्या, अ मेंबर, पहले तो इन्होंने कंक्लूड कर दिया, क्या वर्ड पढ़ो जी, अ मेंबर डज नॉट इवन हैव, हाँ जी, मेंबर का उस कंपनी की प्रॉपर्टी में कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं। ये लीडिंग केस ने क्या कहा, सुनो जी, फैक्ट ऑफ द केस। अब पहला पॉइंट, क्या सर हमें ये केस का नाम याद करना है? हो जाए बहुत बेटर, लिखने में नहीं लिखना। क्यों? जब आप चीजें लिखे कि ये केस का नाम, फिर सही लिखो। अगर लिखने लगे हो सही लिखो, गलत नहीं लिखना, नहीं अदरवाइज एज पर सम लीडिंग केस। हम तो चीजें ना लिखते टाइम भी आंसर राइटिंग में बड़ी चीजें अनडिस्क्लोज रखते हैं, तो रिस्क क्यों लेना? क्योंकि जब तुम केस का नाम मेंशन कर देते हो ना, फिर वहां पे पंगा क्या पड़ेगा, एज इट इज, फिर वही लिखना पड़ेगा। मन करे जो केस में ना हुआ वो तुम्हारे वाले में हो गया, अगले कहेंगे ये तो केस ने कहा ही नहीं, ये तो और पंगा पड़ जाएगा। तो इट्स बेटर नाम हिडन। हाँ बट अपनी वर्बल बोलने में, इंप्रेशन जमाने में जो मर्जी बोल, एज पर सेक्शन दैट, एज पर दैट, जो मर्जी, लिखने में पंगा नहीं लेना। लिखने में अगर आपको केस को लेकर श्योर नहीं हो, एज पर द लीडिंग केस, कि वहां पे ये फैक्ट ऑफ द केस देखे गए थे, जो भी है, अगला फिर उसको एज अ एग्जाम्पल टेकअप करेगा, नॉट एज अ केस। अब यहां पे ये जो केस हुआ, मैक्योरा दैट इज एम वॉज द होल्डर ऑफ नियरली ऑल एक्सेप्ट वन शेयर ऑफ अ किसके, टिम्बर कंपनी। क्योंकि नेचुरली एक भी क्यों छोड़ा, क्योंकि कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने मेंबर चाहिए, दो। सारे मैं होल्ड नहीं कर सकता। मैंने क्या करा, 99.9 मैंने रख लिए, 0.1 किसी और को ले लिया। अब ये बंदा आई थिंक सो ये सोच लेके बैठा है कि अल्टीमेट, बट आपने एक वर्ड यूज करा, शेयर्स ऑफ अ टिम्बर कंपनी, मतलब इसने कंपनी बनाई होगी, टिम्बर कंपनी, लक्कड़ वगैरह जो भी अपन बेचते करते हैं जो। ही वॉज ऑल्सो अ मेजर क्रेडिटर ऑफ द, अब ये कल ही आपने बात पढ़ी थी, आप बेशक कंपनी के मेंबर हो, स्टिल यू कैन डू ट्रांजैक्शन विद द कंपनी। आप कंपनी के मेजर क्रेडिटर भी हो, क्योंकि आपने अपने पर्सनल कैपेसिटी में कंपनी के साथ क्या करी होगी, ट्रांजैक्शन। आई एम टेकिंग एग्जांपल, एक आपने बनाई एम लिमिटेड, और मैं कौन हूं, मिस्टर एम। वी बोथ आर सेम और डिफरेंट। जबकि मैं एम लिमिटेड के 99% शेयर होल्ड करता हूं, 1% में कोई और बंदा मेरे साथ, क्या पर्टिकुलरली एम लिमिटेड की एसेट्स के ऊपर मेरा कोई हक होगा? नहीं। एक तरफ क्या बढ़ा था, मेंबर का उस प्रॉपर्टी में कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं। क्लियर? दूसरी चीज, क्या मिस्टर एम, कलवल लैंग्वेज, क्या मिस्टर एम एम लिमिटेड के साथ ही क्या ट्रांजैक्शन कर सकता है? यस, बिकॉज यू बोथ आर सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्सन फ्रॉम ईच अदर। तभी तो वर्ड कह रहा है, ही वॉज ऑल्सो अ मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। एम ने क्या करा, इंश्योर्ड कर दिया कंपनी का टिम्बर, किसके नाम पे, खुद के नाम पे। क्या गलती करी, क्या गलती करी, टिम्बर किसका, प्रॉपर्टी किसकी, इंश्योरेंस किसके नाम पे ले लिया, कल को टिम्बर लॉस्ट, आग लगी, राख बन गया, बात मामला उठा होगा किसके ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी के पास, ले आओ जी क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया, कहते जी आप कौन, कहता मैं मिस्टर एम। कहते जी आपका तो कोई लिंक ही नहीं है, आप क्यों आए हो, ये तो प्रॉपर्टी ही किसकी थी, कंपनी की थी। कहते ले, 99% मेरे ही तो हैं, मेरा ही तो टिम्बर वहां पे राख हुआ, और तू ऐसी बहकी बातें कर। मैं कह जी बहकी बातें मैं नहीं, आप कर रहे हो। ये प्रॉपर्टी किसकी थी, कंपनी की। इंश्योरेंस भी आपको किसके नाम पे लेना चाहिए था, कंपनी। सो कोई आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, घर जाओ अपना, लॉस हो गया तो हो गया। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी गलत ली है। इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी थी किसके नाम पे लेते, एम लिमिटेड के नाम पे लेते। किसके नाम पे ले लिया, और किस वहम में लिया, कि सारे शेयर किसके हैं, मेरे ही हैं, सारा पैसा मेरे ही लगा हुआ है। मैं कब वही पैसा राख भी हो गया, अब क्या करें बता, पढ़ नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ वही तो कह रहा हूँ।
एम एम लिमिटेड मांगे क्लेम, बट एम लिमिटेड जो है वो क्लेम कैसे मांगे? इंश्योरेंस पॉलिसी किसके नाम पे है? गलती तो चली रही है। हाँ, पर हो जाए हमें क्या, पर इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। द पॉइंट इज, आपका जो प्रॉपर्टी है, टिम्बर किसके नाम का था? फिर इंश्योरेंस भी किसके नाम पे होना चाहिए था? सर ये कौन होता है पर्सन क्लेम करने वाला? जस्ट ऑन वन बिलीफ कि ये मेरे ही पैसे से तो क्या था, खरीदा गया था, खरीदा गया हो। मैं कह जी आपने रूल पढ़ा नहीं, देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड एज पर द सेपरेट लीगल एंटिटी द मेंबर्स डज नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। सो इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, कंपनी क्लेम करे, हु आर यू? आपका तो कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे क्लेम करने का। जो हमारे पे आके चिल्ला रहे हो इंश्योरेंस दो इंश्योरेंस दो, कौन सा दो, है ही नहीं। पॉलिसी ले आओ कंपनी के नाम पे, कहाँ पे? कहता जी वो तो मैंने अपने नाम पे करवा ली। कहा जी बहुत बढ़िया करा आपने, अपनी पैसा मिलेगा। सुनो, यस, द टिम्बर वॉज लॉस्ट इन अ फायर, हाँ जी, एम क्लेम्ड। हम्म। No shareholder has any right to any ये रहा item. उसका क्रक्स। जो इंश्योरेंस कंपनी ने सामने से रिप्लाई दिया, क्या दिया? सर आप तो उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, और शेयर होल्डर का तो कंपनी की प्रॉपर्टी पे कोई राइट, सो आपको तो मिलना ही नहीं चाहिए। कहते फिर कंपनी को ही दे दो। मैं कह ले आओ फिर कंपनी के नाम पे पॉलिसी। इंश्योरेंस तो आपने किसके नाम पे करवाया? तभी ना, ये कभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज, चलो एग्जांपल वैसे भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब आप लाइफ में परचेज करते हो ना, रिगार्डिंग दैट पेमेंट्स वगैरह, मान लो इसके अकाउंट से करवा दी, उसके अकाउंट से करवा दिया, उसके नाम पे करवा दी, फलाना, सोच समझ के करो। क्यों? कल को आपके इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी वैसे चलेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई यहाँ पे बिजनेस के लिए कोई भी चीज परचेज करूंगा, तो मुझे पेमेंट भी कौन से अकाउंट से करनी पड़ेगी? बिजनेस अकाउंट से, करंट अकाउंट से। हाँ, पहले जब बुक्स एंड ऑल मेंटेन नहीं होती थी, सेविंग में सी पेमेंट चल रही, कैश में पेमेंट चल रही। अब हमें पता लग गया कि पर्टिकुलर कि भाई सिस्टम अब बढ़ गया, पहले से बुक्स वगैरह प्रॉपर मेंटेन करनी पड़ेंगी, सब सिस्टम डेकोरम के अकॉर्डिंग चलेगा। करंट अकाउंट ओपन करवाए। करंट अकाउंट में पर्टिकुलरली सारे एक्सपेंडिचर, जितनी भी सैलरी सबकी जा रही हैं, पेमेंट्स जा रही हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा है, कोई एसी परचेज करा, हर पेमेंट मैं कहां से करवा रहा हूँ? करंट अकाउंट से। और बिल भी किसके नाम से ले रहा हूँ? फर्म के नाम से। तभी बुक्स में क्लेम कर पाऊंगा। ये चीजें आपको देखनी पड़ती। और बंदा क्या करता, मान लो जी है इसके नाम पे, पेमेंट यूपी अपनी कर रहा है, ये थोड़ी चलेगा, वो एक पैटर्न है। सो दैट इज द केस आगे, ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कंपनी फॉर ही हैज, जिसके लिए उसका कोई भी लीगल या वर्ड क्या लिखा हुआ है, इक्विटेबल इंटरेस्ट नहीं। हेंस इन दिस केस सिंस द टिम्बर वॉज नॉट इंश्योर्ड इन द, किसके नाम पे? कंपनी। एम कुड नॉट, द वर्ड इज एम कुड, आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। इस वजह से आपका जो क्लेम था वो कोर्ट ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि बात बिल्कुल सही है। ये तो एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होने से अगर आपने इंश्योरेंस लेना भी था, अच्छा टिम्बर ले लिया कंपनी के नाम पे, टिम्बर का इंश्योरेंस ले रहा अपने नाम पे, है मूर्ख, कल को फंसेगा फंसेगा। सर जब प्रॉपर्टी जिसकी है तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी उसी के नाम पे लेनी चाहिए, नहीं तो कल को क्लेम लेने में दिक्कत आएगी। दैट इज नाउ नंबर टू पॉइंट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब क्या था? कॉन्टिन्यूस। पढ़िए, मेंबर्स में डाई और क्या लिखा हुआ है, चेंज, बट द कंपनी गोज ऑन, कंपनी कंपनी चलती रहेगी टिल इट इज वाउंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। सर हम एक चीज समझते हैं, कंपनी को बनाने वाला भी कौन है? लॉ। खत्म भी होगी बाय लॉ। और उल्टा इसका प्रोसेस है विच इज कॉल्ड एज वाइंडिंग अप। जैसे डिसोल्यूशन बोलते हैं ना वर्ड, कंपनीज के केस में वर्ड बोलते हैं वाइंडिंग अप। सर वाइंड अप करो सारा प्रोसेस वगैरह जो भी है, कंपनी कंपनी बंद करो, और वो भी ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स। बट दिस इज नॉट द ग्राउंड कि कोई मेंबर आ गया चला गया, डेथ होगी या कोई इनकेपेसिटी हो गई। सर इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, कंपनी गोज ऑन, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी का सक्सेशन कॉन्टिन्यूस है। इट्स नॉट लाइक तेरी ये जो प्रोप्राइटरीशिप है या पार्टनरशिप है, ये वो नहीं है, ये उनसे तो कई गुना डिफरेंट है। प्रोप्राइटरशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इतना बड़ा वेंचर सारा छेड़ तो लिया, जो मेन पर्सन है उसी को कल को कुछ हो गया, सारा खत्म, सारा ही खत्म है। बिजनेस तो वहीं खत्म हो गया ना पर्टिकुलरली, बट कंपनी पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंबर्स में डू मतलब डाई और चेंज वट एवर जो मर्जी हो,
कोई फर्क नहीं है, एक्स लिमिटेड विल रिमेन्स फॉर एवर अंटिल इट इज डिसॉल्व्ड बाय, वाउंड अप बाय द लॉ। जब तक उसको बाय लॉ खत्म ना किया जाए, क्योंकि इसकी क्रिएटर भी कौन था? लॉ। इसका खत्म भी अगर करना होगा तो क्या होगा? बाय। जैसे द शेयर्स ऑफ द कंपनी मे चेंज। हाँ जी। हम्म। but that does not affect the company. अब कंपनी में अगर आप शेयर्स की बात करें, शेयर्स अपने आप में क्या नेचर रखते हैं? ट्रांसफरेबल। शेयर्स की बेसिक नेचर क्या है? ट्रांसफरेबल। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट सुन लो, डिपेंड्स अपॉन की कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट। पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल, जिस मर्जी को जितनी मर्जी बार इनफाइनाइट ट्रांसफर करो। हाँ, बट प्राइवेट कंपनी में ना इतना फास्ट नहीं होता। प्राइवेट कंपनी में थोड़ी सी क्या होती है? रिस्ट्रिक्शंस। थोड़ी सी क्या होती है? क्योंकि वहां मैं ये नहीं कह रहा, क्या मैंने प्रोहिबिशन कहा? वर्ड क्या कहा? दैट मीन बिल्कुल मना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हो, बट थोड़ी सी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कंडीशंस होती हैं, उनको कंप्लाई करते हो। एक ना लॉ में दो वर्ड आपके पास बहुत चलेंगे, कहीं वर्ड आएगा रिस्ट्रिक्शन, कहीं वर्ड आएगा प्रोहिबिशन। कभी आपने देखा होगा वर्ड रिस्ट्रिक्टेड एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया। अगर तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गए, चलो कुछ नहीं, माड़ा मोटा बोल के बाहर निकाल देंगे। अगर प्रोहिबिटेड एरिया में घुस गए, वही मारेंगे उठा उठा के। तेरे को पढ़ना नहीं आता क्या लिखा हुआ इस पे? प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड मींस जा ही नहीं सकते। रिस्ट्रिक्टेड एरिया का मतलब क्या है? जा सकते हो बट विथ सम परमिशन। या मैं कह दूं कुछ लोगों को उस एरिया का क्या है? एक्सेस, नॉट एवरीबडी। तभी आपने कभी मान लो ये हॉस्पिटल्स एंड ऑल में कभी ना देखा होगा रिस्ट्रिक्टेड एरिया, क्लियर। बट जहां वर्ड होता है प्रोहिबिटेड, कि वहां पे जी किसी को जाना अलाउड नहीं, दैट इज। तो वर्ड दो चलते हैं लॉ में, प्रोहिबिटेड या समटाइम वर्ड इज रिस्ट्रिक्टेड। नाउ द वर्ड इज सिंस अ कंपनी इज एन क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ अलोन कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ। क्लियर? नाउ इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर। की डेथ हो, इंसॉल्वेंसी हो, इनकेपेसिटी हो, कुछ भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी गोज, कंपनी तो चलती रहेगी। और मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड बताया था, बस वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी रहनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके ना थोड़ा चेंज करेगा। कि सर मान लो अगर आप कह रहे हो कि मेंबर्स आए जाएं, वो तो बात ठीक है। अब कंपनी के मान लो दो मेंबर थे, दोनों ही गड्डी चढ़ गए। सात मेंबर थे, आएंगे ऐसे एग्जाम्पल, सातों मेंबर फ्लाइट में ट्रेवल कर दे, फ्लाइट ही मुड़ के मिली नहीं, साथ के साथ ही ऊपर के ऊपर हो गए। फिर इन दैट केस फिर तो कंपनी का सक्सेशन कौन संभालेगा? सर उस केस में लॉ एक डिफरेंट सीन लेके चलता है कि विद इन 6 मंथ्स दोबारा मेंबर्स हायर करने पड़ेंगे, नहीं कंपनी बंद होगी। क्योंकि मिनिमम नंबर वाली जो रिक्वायरमेंट है ना, वो ऑल टाइम क्या होनी चाहिए? पूरी। अब हाँ, अगर मान लो मिनिमम कितने चाहिए? 7। हमारी कंपनी में कितने जी? 100। जो मर्जी आए, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। सर हर साल 5 मेंबर आ गए, 10 मेंबर चले गए, कुछ और चलता रहे, फिर क्या है? तो नॉर्मल थिंग है। कहा तो है शेयर्स की नेचर क्या है? ट्रांसफरेबल। हम किसी को बांध के थोड़ी रख सकते हैं, और हमें हमारी कैपिटल मिल गई, कंपनी अपना काम कर रही है। ऑन द स्पॉट कभी बोनस देना पड़ा, कभी राइट्स देने पड़े, कभी कोई डिविडेंड देना पड़ा, जो मौके वारदात पे मेंबर होगा हम उसको देते रहा करेंगे। पर मेरा मेरा सक्सेशन इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर। नाउ जैसे मैनी कंपनीज इन इंडिया आर इन एग्जिस्टेंस फॉर, क्या लिखा है? बात भी सही है सर। नहीं अपा कहते हैं ऐसी कौन सी अमर बुट्टी लेके फिर रही है? 100 साल से कंपनी, कहते नहीं कई कंपनीज क्लेम करती है अपनी लेगेसी। हमें सर एग्जिस्टेंस में आए कितने हो चुके जी? 100 साल से ज्यादा हो चुके। फिर वो कैसे चल रहे? बिकॉज वो डे वन से कंपनी बनाकर काम कर, कंपनीज बनाकर काम करने का ये फायदा है, मेंबर्स कल को आए जाएं, उसका तुम्हारी प्रोफाइल के ऊपर, बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर कोई फर्क नहीं। दैट इज, तभी तो इतने इतने साल चलती रहती है। आगे, दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द फैक्ट दैट कंपनी हैज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड देयर वाज अ कंपनी विच हैज कितने मेंबर? 7। ऑल ऑफ देम डाइड इन एन, क्या लिखा हुआ है? एयरक्राफ्ट। डिस्पाइट दिस द कंपनी स्टिल एग्जिस्ट अनलाइक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ। क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप होती ना, सातों के सातों पार्टनर्स अगर डाइड हो जाते, पार्टनरशिप क्या हो जाती? खत्म। बट कंपनी में ऐसा नहीं, कंपनी फिर भी चलती रहेगी, बस क्या होगा? ये 7 के 7 गए, इनकी जगह
कोई ना कोई नए मेंबर्स क्या करवा ली जाएंगे, ज्वाइन, ताकि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट क्या रहे, पूरी। दैट्स द ओनली कंप्लायंस टू डू, और कुछ नहीं। बट कंपनी के स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने डे वन क्या कहा था जी, कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स जब अलग हैं तो अगले जो मर्जी डाई हो, इनकेपेसिटी हो, इंसॉल्वेंसी हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। नाउ लिमिटेड लायबिलिटी पढ़िए जी, थर्ड पॉइंट। द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर डिपेंड्स अपॉन, यस प्लीज, Kind of he is the member. ये आ गया पॉइंट जो मैं तुम्हें डिस्कस कर चुका। अब पढ़ने वाला काम है सिर्फ। सर आप पूछ रहे हो लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड कैसे जी? मैं कह जी तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी के मेंबर हो। जैसे वी नो दैट कंपनी इज अ separate legal entity which is distinct from its members. Thus, in case of limited liability company, the debts of the company in totality do not become the debts of, what it means, जो कंपनी का डेट है वो कंपनी का डेट है, शेयर होल्डर्स का नहीं। मेरे को मतलब नहीं कंपनी ने 50 लाख देना होगा, देना होगा, मेरे को तो इतना पता है मेरी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। और वो हमने सब्सक्रिप्शन करते हुए, मेमोरेंडम साइन करते हुए आपस में क्या करी थी, क्लियर करी थी कि जी मेरी लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है। मेरे को मतलब नहीं है कंपनी ने लोगों का 5 करोड़ देना है, देना होगा। अब सुनो, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय जितने की कैपिटल आप होल्ड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं जी आपने कंपनी के कितने शेयर सब्सक्राइब करे, ऑफ रुपीज कितने वाला ईच, मान लीजिए 10 ईच, द नॉमिनल वैल्यू 10 ईच। इसमें से क्या जरूरी है कि 10 रुपए आज ही मंगवाए जाएंगे? मैं इसको स्टेज वाइज भी बांट सकता हूं। हाँ, एक बेसिक स्टेज, एप्लीकेशन स्टेज। अब तेरी हिम्मत एप्लीकेशन पे सारे मंगवा ले, या एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल। मैं सर इसमें से रुपीज 6 पेड अप बोल रहा हूं। क्या वर्ड बोल रहा हूं? 6 पेड अप का मतलब क्या? 6 रुपए ऑलरेडी दे चुके, कंपनी के पास 6 रुपए आ चुके हैं। मुझे तो इतना पता है, बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस कंपनी, मैंने कंपनी को मैक्सिमम क्या देना है जी, 4। कितने शेयर? 5,000। 4 × 5,000, मैंने मैक्सिमम कंपनी को कितना देना है? मैं कहती जब आवाज लगाओगे तब दे देंगे, पर इससे ज्यादा की उम्मीद ना रखना। क्लियर? कहते बट हमारी कंपनी ने, मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता, हमारी कंपनी ने 5, मेरे को मतलब ही नहीं। मुझे तो जिस दिन मेंबर बनाया गया था मुझे क्या कहा गया था कि आपकी लायबिलिटी क्या होगी, इसी के कारण तो यहां आया हूं। अगर यहां भी ऐसा कुछ ही सुनना था, फेस करना था, फिर तो पार्टनरशिप ही ठीक थी, वहां भी तो यही काम चलते थे ना जी। मैं कहा सर मेरी लायबिलिटी तो लिमिटेड है। कहते व्हाट अबाउट द कंपनी? मैं कहा वो थिंक ऑफ कंपनी, कंपनी सोचे, हमें क्या लेना, हमें को मतलब नहीं जी। मेरा मतलब इतना सा बस कि मेरे पास इतनी नॉमिनल वैल्यू है तो मैंने तो कंपनी को इतने पैसे देने, दैट्स इट। नाउ वर्ड इज इन नो केस, द वर्ड इज इन नो केस, किसी भी हालातों में, किसी भी केस में, द शेयर होल्डर्स बी आस्क्ड टू पे एनीथिंग मोर देन द अनपेड वैल्यू ऑफ देयर शेयर। किसी भी हालात में तुमसे पर्टिकुलरली अनपेड वैल्यू से ज्यादा पैसे नहीं मंगवाए जाएंगे, जो कमिटमेंट है वही रहेगी। अब इसमें पॉइंट पूछा कल साइन आपका डाउट कि सर ऐसे तो फिर गड़बड़ी है, आप तो कितने शौक से कह रहे हो कंपनी ने लोगों का 50 लाख देना होगा, बट मेंबर कहते हैं हम तो नहीं देंगे, हमारी लायबिलिटी तो सबकी क्या है, फिक्स्ड, लिमिटेड। तो कंपनीज के केस में आप कह रहे थे पॉइंट की, चलो पॉइंट इनका ठीक डाउट कि सर ऐसे तो फिर कंपनी कल को कुछ भी करना शुरू कर देगी, कंपनी तो फिर फ्रॉड वाली एक्टिविटीज पे आ गई। अच्छा मेंबर पीछा छुड़ा गए, हमारे पे ना ही हो, कंपनी से बात करो। लोग क्या कहें कंपनी कौन है, कंपनी तो कोई है ही नहीं, कंपनी तो कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन। इसीलिए गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है कॉल्ड एज एनुअल फाइलिंग, कॉल्ड एज, कि कंपनी हर साल अपनी बैलेंस शीट फाइल करेगी विद द आरओसी। इवन फॉर्म नंबर भी अगर बताऊं, AOC 4 एग्जाम्पल, AOC 4 हर साल बैलेंस शीट, हर साल एनुअल रिटर्न। एक होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, वो तो अलग है, एक होती है GST रिटर्न, वो तो अलग है। ये वाली फाइलिंग किसके पास करवानी है आपने, आरओसी। और आरओसी किसके अंडर काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली
कंपनीज की क्या लगाई, ड्यूटी लगाई कि हर साल आपको अपनी पिक्चर, बैलेंस शीट ही चलेगी, हर साल आपको अपनी पिक्चर फाइल करनी है विद द आरओसी। अब ये जो बंदा बैठा है ना बैकएंड पे, इसको अगर स्क्रूटनी में फाइल लगेगी, केस आपका चेक होएगा। आप ये कैसे कह सकते हो कंपनी ने लोगों का 50 लाख देना है? सर मतलब कहीं ना कहीं कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है। आप एक चीज बताओ, कंपनी का डेट पार्ट बढ़ रहा है, दैट मींस कंपनी की एसेट फेल है, कि कंपनी की एसेट्स इतनी भी सफिशिएंट नहीं है कि वो कंपनी का डेट क्या कर सके, पे आउट कर सके। ये बैकएंड पे सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, आरओसी। इनकी ड्यूटी है, ऐसे थोड़ी होने दे देंगे यार। जब भी इस बैलेंस शीट में अगला नजरें दोनों लगाएगा, लायबिलिटीज भी देखेगा और क्या देखेगा, एसेट्स, कि भाई एसेट सफिशिएंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी क्रेडिटर्स का पैसा वापस ना करे, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी बैंकर्स का पैसा वापस ना करे, क्या उतनी एसेट यहां पे मौजूद है कि जिससे कंपनी की लायबिलिटीज क्या हो जाए, मैट हो जाए। अगर इसको कहीं भी गड़बड़ लगी ना, कभी भी लगी, इसने आपके सारे ऑपरेशंस क्या करवा देने, सीज। और मे भी आपकी कंपनी पे वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देना है कि आपके हालात ठीक नहीं है जी। हम जनता से गलत थोड़ी होने दे देंगे, क्योंकि इनका जो पॉइंट था पूछने वाला कि अगर कंपनी ने लोगों का 50 लाख देना है, मेंबर कहता है मैं तो 20 हजार देना है। अब ऐसे 20-20 हजार करके 50 लाख पूरा करेंगे, फिर तो जनता का फ्रॉड होगा, वो नौबत ही नहीं आएगी। कारण, ये हर साल आपके ट्रांसपेरेंसी में डॉक्यूमेंट्स फाइल होते। ये चीजें ना कहाँ सुनने को मिलती हैं, सोल प्रोप्राइटरी में, कहाँ सुनने को मिलती है, पार्टनरशिप में। और वहां पे लिटरली सरकार को परवाह ही नहीं होती। उसका कारण, अनलिमिटेड लायबिलिटी। आला कहता है बिगड़ना है जितना मर्जी बिगड़ ले, खुद का ही काम खराब करेगा, मेरा थोड़ी कुछ जाएगा। तेरे को ही अपना घर बार बेचना पड़ेगा, बट व्हाट अबाउट कंपनी। कंपनी को आते ही तुमने सबसे बड़ी पावर पहले क्या प्रोवाइड करी, कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स, मेंबर इसीलिए तो मन करे कंपनी बना रहे हैं। इसीलिए इतनी ज्यादा रेगुलेशन, इतने ज्यादा कंप्लायंसेस हमें किसके ऊपर रखने पड़ते हैं, कंपनी। तो बहुत सारे लोग कंपनी को एज अ डिवाइस बनाकर क्या करते हैं, यूज करते हैं। फ्रॉड करो, नाम कंपनी का लगाओ, पैसा बनाओ बाहर। फिर इन दैट केस हमें सारी नजर रखनी पड़ती है। नहीं, मोस्टली बंदा पूछता है सर आपने पार्टनरशिप एक्ट इतना बड़ा नहीं पढ़ाया, या सोल प्रोप्राइटरी पे तो कोई एक्ट ही नहीं है, उसका तो बेचारे का खुद का वजूद ही नहीं है। कंपनीज एक्ट आप बता रहे हो, फाउंडेशन में भी, इंटर में भी, फाइनल में, इतनी रेगुलेशंस क्यों, इतने कंप्लायंसेस क्यों? जस्ट ओनली वन वर्ड, कि कंपनी की अपनी एक पहचान, कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन रखती है। दैट इज वाई इनको कंट्रोल करना सबसे ज्यादा। पार्टनरशिप में कोई बिगड़ेगा, पार्टनर बिगड़ जाए यार, कितना बिगड़ लेगा, क्या मेरा कुछ बिगाड़ेगा, खुद का ही काम खराब करेगा। पैर पे कुहाड़ी मार, कुहाड़ी पे पैर रख, है तो तेरा ही, सिंपल सी बात। मेरे को मतलब है इस चीज से। और लाइबिलिटी हमने पहले दिन से क्या कहा हुआ है कि लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, जा कर ले जो करना है। इवन मैं पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाऊंगा ना, कोई कागज, कोई बैलेंस शीट, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आरओसी, आरओसी नहीं, वहां पे चलता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, आरओएफ, कभी कोई कागज नहीं मांगा, कभी कोई कंप्लायंस नहीं मांगा, कभी कोई एनुअल रिटर्न नहीं मांगी, कि हमारे पास आके अरे वो तो वही बात ही, वो तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं कह रहे, वो तो क्या कह रहे, रजिस्ट्रेशन भी करवानी है तो करवा लो, नहीं करवानी तो आपकी इच्छा। उनको इतनी केयर क्यों नहीं है, समझो पॉइंट, क्यों नहीं केयर इतनी? मेरा थोड़ी कुछ जाएगा यार, लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड, ये अपना खुद देखें, हमें क्या मतलब। पर यहां नहीं ना रिस्क ले सकता। यहां कंपनी में सुपरमेसी सबसे बड़ी पावर ही किस बात की है, सर, लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन। इनको नहीं खुला छोड़ सकते। अगर इनको खुला छोड़ दिया तो ओपन फ्रॉड हुआ करेंगे, और ऊपर से मेंबर क्या कहा करेंगे, हमारी लाइबिलिटी तो, हम हमें नहीं पता जी, कंपनी से बात करो, ये चीज। नाउ नेक्स्ट वन वर्ड पढ़िए इसके बाद, इन केस ऑफ, दूसरा वर्ड, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय, किसके द्वारा, गारंटी, द मेंबर्स आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ, हाँ जी, The amount guaranteed by them and that too only when the company goes into liquidation. कुछ पॉइंट नोटिस हुआ इस वाले में और पिछले वाले में? पहले वाला पॉइंट आपका क्या था, लिमिटेड बाय शेयर्स, ये कौन सा लिमिटेड बाय, कुछ नोटिस हुआ डिफरेंस? हाँ मतलब, The
company find the जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, वहां तो अगर मुझे पैसा मंगवाना पड़ा, मैं जब मर्जी मंगवाऊं। जब मर्जी का मतलब क्या है? ड्यूरिंग द स्टेज या एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, मैं जब मर्जी मंगवाऊं। बट लिमिटेड बाय गारंटी के केस में तुमसे गारंटी एक्सरसाइज कब करवाई जाएगी, तुमसे पैसा कब मंगवाया जाएगा? ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू। मैंने ये थोड़ी कहा था कि कंपनी जब तक गोइंग कंसर्न है। मैंने तब थोड़ी कहा था, मैंने कहा था जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, जब कंपनी बुरे हालातों में होगी, तो मैं पैसा दूंगा। इस बात की गारंटी दे रहा हूं। ये थोड़ी कहा था रैंडमली कॉल करो ले आओ जी पैसे, आपने गारंटी दी थी। मैं क्या गारंटी के साथ कंडीशन भी लगाई थी कि मैं पैसा कब दूंगा? ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू। तो इस वाले में मेंशन कर पर्टिकुलरली यहां पे लिमिटेड बाय शेयर्स में लिखो, लिमिटेड बाय शेयर्स में कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स में कंपनी पैसा कभी भी मंगवा सकती है। लिमिटेड बाय शेयर्स में कंपनी पैसा कभी भी मंगवा सकती है। दैट इज दैट इज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, दैट इज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, और और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और एट द टाइम ऑफ, और उधर वाले में वर्ड हाईलाइट करो क्या लिखा हुआ है? ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू। सिर्फ ओनली। यहां आप नॉर्मल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम नहीं मंगवा सकते, अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो पैसा मंगवा सकते हो। अच्छा तीसरा, हाउएवर इफ इट इज एन, कौन सी कंपनी? क्या सर ये होती है? बिल्कुल। अनलिमिटेड कंपनी भी बनाना चाहो बना सकते हो, बट कौन ऐसा मूर्ख हो गए जिस चक्कर में हम लोग यहां आए हैं। बट मैं मना नहीं कर सकता ना, क्योंकि मूर्ख आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ये तो नहीं कह सकते पर्टिकुलरली कि हाँ जी ना, अनलिमिटेड कौन बनाएगा? यार बनाने वाला बनाएगा, कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं। जहां पे जैसे कहते नहीं, लोग पर्सनली लायबल होना चाहते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जहां पे ना लिमिटेड लायबिलिटी से आपका काम चलेगा ही नहीं। लोग आपके काम में इंटरेस्ट ही नहीं शो करेंगे जब तक, अनटिल एंड अनलेस आप पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होते। तो फिर वहां पे कंपनी तो बनती है, कौन सी बनती है? अनलिमिटेड। बट द पॉइंट, वर्ड तुम खुद ही बोल रहे हो, कौन सी कंपनी? अनलिमिटेड। फिर नाम में एक्स लिमिटेड लिखूंगा? बताओ, क्या लिमिटेड वर्ड वहां पे होगा? नहीं। ये बताएगा नेम क्लॉज। जब नेम क्लॉज में जाओगे वहां पे लिखा हुआ मिलेगा। सर जब एक तरफ तो कह रहे हो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, नाम के साथ लिमिटेड वर्ड नहीं, जो भी तुम्हारा नाम होगा ब्रैकेट में स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा अनलिमिटेड कंपनी, ताकि कोई भी पर्सन दूर से पढ़ने वाला तुम्हारी कंपनी का नाम, आप जैसे वर्ड बोल दो एक्स लिमिटेड, व्हाट इंप्रेशन इट मेक्स ऑन यू? लिमिटेड। पब्लिक प्राइवेट मैटर नहीं करता, मेन वर्ड इज लिमिटेड। हाँ वो बात अलग है, प्राइवेट लिमिटेड मींस प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड वर्ड मींस, बट द वर्ड सेज लिमिटेड, कि कम से कम लायबिलिटी तो लिमिटेड है ना। बट यहां जब आप कह रहे हो कौन सी कंपनी बनेगी? अनलिमिटेड, सर फिर नाम के साथ लिमिटेड नहीं लगा पाओगे, उल्टा ब्रैकेट में स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा कौन सी कंपनी है? अनलिमिटेड कंपनी। ताकि लोगों के साथ मैंने फ्रॉड थोड़ी करना है, क्या कर लिमिटेड बाद में कहते थप्पा ये अब अनलिमिटेड था। ये थोड़ी अगले थोड़ी मानेंगे इस बात को। क्लियर? पढ़िए हाउ एवर इफ इट इज, हाँ जी, सेपरेट लीग, तभी तो कह रहा हूँ। इन दैट केस आपको अपनी पर्सनल एसेट्स भी क्या करनी पड़ेंगी? लायबल करनी पड़ेंगी। कम फिर आप क्या कहोगे? डेट ऑफ द कंपनी इज नॉट ओनली द डेट ऑफ द कंपनी, दैट इज द डेट ऑफ शेयर होल्डर एज वेल। दैट इज, वो लाइन क्रॉस होगी। क्लियर? हाउ एवर इफ इट इज एन अनलिमिटेड कंपनी द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज क्या होती है? एज वेल। बट इसमें एक नया पॉइंट आएगा जब इसको डिटेल में आगे जाके पढ़ोगे, जब कंपनी की बाइफर्केशन करवाएगा, एक नया पॉइंट आएगा। अनलिमिटेड होना भी डिपेंड करता है जीसी बेसिस पे। जीसी मींस गोइंग कंसर्न। क्लियर? अभी तो ये बड़ा शॉर्ट वर्ड है, आगे दो चार पेज छोड़कर आपको फिर कहीं ना कहीं मिलेगा, तो वहां पे विद गोइंग कंसर्न, सुनना चाह रहे हो सुन लो। जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न होती है, दोबारा, जब तक
कंपनी गोइंग कंसर्न होती है, बेशक अनलिमिटेड कंपनी है, लायबिलिटी क्या रहती है? लिमिटेड। लायबिलिटी क्या रहती है? लिमिटेड। सिर्फ इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी अगर कोई, ये वाली कंपनी अगर ये किसमें चली गई, वाइंडिंग अप, तो मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। व्हेन कंपनी इज डूइंग गुड, एवरीथिंग इज फाइन, इन दैट केस लायबिलिटी तुम्हारी क्या रहेगी? लिमिटेड ही रहेगी। अनलिमिटेड किस हालात में होगी? जब कंपनी आपकी वाइंडिंग अप में जाएगी। ये यहां तो नहीं लिखा हुआ, जब इसका प्रॉपर कंसेप्ट आएगा वहां आपको नोटिंग मिलेगी। तो मैं वही कह रहा हूं कि समटाइम्स मैं पढ़ाते टाइम ही कई बार मेरे माइंड में तो सारी चीजें चल रही कि आगे क्या क्या लाइन सुनने को मिल सकती है, बस आगे फिर आपको ग्रैब करना है। तो मेन मेन चीज है कि आप चीजों को इकट्ठा करो, सुनो, कहीं ना कहीं चीज को समझो, एंड लेट इट गो। कम से कम 1 वीक के बाद आपको चीजें रिलेटेबल समझ आने शुरू होंगी। अच्छा, दिस इज द पैटर्न टू स्टडी द लॉ। लॉ ऐसे पढ़े जाते हैं। अब यही इको पढ़ना पर्टिकुलरली, वहां पे माइट भी 5 पेज भी होते होंगे, 4 पेज भी होते होंगे, मैं बेचारा 1 पेज से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। करूं क्या? उसके अंदर कंटेंट ही ऐसा, वर्डिंग ही ऐसी है, कंसेप्ट ऐसा है। द मेन थिंग इज उसके पीछे बैकग्राउंड कंसेप्ट बहुत है ना। कल को अपन ने डिसीजन मेकिंग करनी है, वो डिसीजन मेकिंग इन चीजों से क्या होती है? इन्फ्लुएंस्ड। क्लियर? सो कल वाले पार्ट में नेक्स्ट वन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिगार्डिंग किसके होगा? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को लेकर अपन डील करेंगे। एक बार चेक करना, एक तो ये रह गया अपना, और एक कॉमन सील। उसके बाद कल ये दो कंसेप्ट करके अपन कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट।